फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। हमारे दुश्मन देश चीन ने हमको आंकना शुरू कर दिया है। हमारी भुजाओं में कितना दम है इसका पैमाना या मापदंड झांकना शुरू कर दिया है। क्या बात है, चीन की दृष्टि हम पर ऐसे क्यों पड़ रही है? क्यों घबरा रहा है चीन? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी डेलीगेट्स में चीन ने भारत की शक्तियों का आकलन किया है। हालांकि हमेशा की तरह अपना माइंड गेम खेलते हुए चीन ने कहा है कि भारत हमारे मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरता है। भारत ने समय रहते अपनी सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है और भारत से हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हालांकि कागजों में देखा जाए तो हम विश्व के उन तमाम मुल्कों का यहां पर रक्षा बजट की यहां पर तुलना करें तो चीन किस आधार पर बोल रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। अगर विश्व के सबसे टॉप देशों को हम देखें तो अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में करीब 71 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि 0.7% की बढ़ोतरी उसमें की है। इसके अलावा अगर चीन की हम बात करें, जो यहां पे डींगे हाँक रहा है, उसका जो बजट है वो 23 लाख करोड़ है, जिसमें उसने पिछले दिनों 4.2% की बढ़ोतरी की है। रूस तीसरे नंबर पे, जिसका रक्षा बजट 7 लाख करोड़ है और उसने करीब 9.2% की बढ़ोतरी की है। यानी कि बढ़ोतरी के मामले में रूस ने अपने रक्षा बजट में काफी बड़ा इजाफा किया है। और भारत की अगर हम बात करें तो 6 लाख करोड़ का भारत का रक्षा बजट है, जिसमें 6% की भारत ने बढ़ोतरी की है। इसके अलावा भारत के बाद आता है जापान, जिसका रक्षा बजट 3 लाख करोड़ है, जिसमें करीब 6% की बढ़ोतरी की है। अब अगर भारत और चीन की तुलना कर ली जाए तो चीन का रक्षा बजट है 23 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ का चीन का रक्षा बजट है और भारत का रक्षा बजट है 6 लाख करोड़। तो जमीन आसमान का अंतर है निश्चित तौर पे। तो शायद संभवतः चीन इसी जो अपने जो रक्षा बजट का जो कागजों में जो ढेरों जो खर्च कर रहा है उसके बलबूते पर यहां पर भारत की जो क्षमताओं को कम करके आंक रहा है। तो क्या वाकई में भारत की सेना चीन के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है, या चीन का वो माइंड स्ट्रेटेजी है वो जो लगातार हमारे खिलाफ चलता आता है? एक व्यापारिक मुल्क चीन, एक बिजनेसमैन चीन, आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अशोक मिश्रा जी, जो कि भूतपूर्व सैनिक। अशोक जी जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल एसपीएस खुराना सर। जय हिंद सर। जय हिंद आशुतोष। सर, चीन के जिस तरह का दावा आया कि भारत कहीं भी उसके मुकाबले में नहीं ठहरता, हमें उससे कोई खतरा नहीं है, भारत ने समय रहते मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, ये तमाम बातें, इसको अगर बहुत ही रणनीतिक तौर पे समझे तो इसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न मेरे से है? जी कर्नल सर। आशुतोष, मैं ना चीन का जो स्टेटमेंट है उसमें मैं थोड़ा सा ना पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको उसका क्यों चाइना ऐसा स्टेटमेंट दे रहा। चाइना के यदि हम साथ में इतिहास देखें तो 1947 से लेकर 49 जब ये इसको अलग हुआ से लेकर 2023 तक हम 4 फेज में मान सकते हैं। पहला फेज था 1949 से लेकर 57, जो हम हनीमून पीरियड मान लें। दूसरा था 57 से लेकर 78, ये कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड रहा। मैं इस पर ज्यादा डिस्कस कुछ नहीं करूंगा। फिर 78 से लेकर 15 जून 2020 तक का, और 2020 से लेकर आज तक का जो चौथा फेज है, ये चाइना को अब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। मैं एक ना आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि भारत चीन से क्यों डरता है। अब आपको मालूम है कि 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट आई है, इससे पहले कांग्रेस की जो 2 बार गवर्नमेंट रही है मिली जुली थी। इवन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी मिली जुली थी। उससे पहले जितनी सरकारें रही वो भी मिली जुली थी। मिली जुली सरकार
कभी भी एक फॉर्म डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होती है। जब ये चाइना की जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, इनके लिए बहुत जरूरी था चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करना। 2014 से लेकर 2019 तक का जो पीरियड रहा उनका, मैं सैल्यूट करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो कि बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गए, बहुत बड़े तरीके से पहुंचे, और चाइना के साथ भी उन्होंने वही पॉलिसी मेंटेन की। 5 बार मोदी जी उस पीरियड में चाइना गए, 2 बार जिनपिंग भी आए, और 2018 में तो 2 बार मोदी जी एक ही साल में वहां पर गए थे। ऐसी सिचुएशन में जब हमने पॉलिसी मेंटेन की हुई थी कि हम डिबेट भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और हम बिजनेस भी करेंगे, पर दूसरी साइड भारत सरकार मोदी के जी के नेतृत्व में ये पूरा बॉर्डर का को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। ब्रिजेस बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, रडार था, बॉर्डर पे लोगों की सुरक्षा के लिए चीजें हो रही थी, चौकियां बढ़ रही थी, उनको मजबूत किया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट पे मैसिव खर्च हो रहा था। और ये शायद चाइना को एकदम आभास नहीं हुआ या पाकिस्तान को कि हम किस पॉलिसी से काम कर रहे हैं। हमने लद्दाख रीजन में और अरुणाचल में दोनों में शुरू किया, पर ज्यादा हमने शुरू किया था जम्मू कश्मीर में। अच्छा, मजेदार क्या हुआ जी कि जब एक तरफ हमने उसको फ्रेंड बनाया, बिजनेस भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, तभी एक डोमचक करके एक एरिया है डोमचक, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, पर उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने चाइना घुस के डिप्लोमेटिकली डील किया, रिएक्ट नहीं किया। पर 3 साल या 4 साल बाद कह लो, जब 2017 में पहली बार हम डोकलाम में अड़े तो 73 दिन का स्टैंड ऑफ रहा, और पहली बार हमने चाइना को दिखाया कि ये रेड लाइन है, ये आपकी लाल रेखा है, और हम पीछे नहीं हटे, और चाइना को क्लियर मैसेज दिया कि इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं करना। अब बात आती है अगली 5 अगस्त 2019 को, जब धारा 370 हटी है, और मैं कहूंगा ये तीसरी बार था इतिहास में। 1971 में, 1998 में, पहले भी 2 बार हो चुका जब भारत ने पूरे दुनिया के सामने स्टैंड लिया। 71 में तो युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश वाला किया, और 98 में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था, तब हम दुनिया के सामने डट के खड़े रहे, और तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जी। और तीसरी बार जब ये हुआ ये 5 अगस्त 2019 को, और संसद में खड़े होके माननीय गृह मंत्री ने कहा था, जब अधीर रंजन जी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि आप कश्मीर का क्या कहना चाहते हो, तो उसने कहा कश्मीर का मतलब पूरा कश्मीर, इसमें पीओके शामिल है, इसमें अक्साई चिन्ह भी शामिल है। ये अक्साई चिन्ह का मैसेज देना संसद में खड़े होके पूरे चाइना को मैसेज क्लियर था कि हमारा अगला निशाना क्या है, हम झुकने वाले नहीं हैं। और यहीं से बात आगे बदली। अब क्या हुआ, 2018 में देखिए मुंबई अटैक हुआ था, 2008 में, तो हमने क्या किया था, हमने कोई रेड किया था? 160 से ज्यादा हमारे लोग मर गए थे, पर हमने कोई रेड नहीं किया था। पर उसके बाद हमने 2 बार घुस के पाकिस्तान में मारा, और ये 2019 में जब ये कश्मीर का पूरा चीज क्लियर हो गया कि अक्साई चिन्ह हमारे साथ में है, तब चाइना ने रिएक्ट करना शुरू किया। तब तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कुछ डेवलप कर चुके थे। अब आखिरी विलेज तक, जहां तक हमारी सड़क भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, हम बना चुके थे, या पहले नहीं होती थी, वहां चाइना पहले पहुंचा हुआ था। अब चाइना के सामने हम विद इन नो टाइम में बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट में खड़े हो गए जी। दूसरा, हमने चाइना के प्रभाव को रियलाइज करते हुए पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। हमने क्वाड के साथ में किया जिससे चाइना का प्रभाव कम हो। हमने नई टेक्नोलॉजी का बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। अभी उसको चाइना को मालूम है कि मोदी जी अब जून में अमेरिका जा रहे हैं, और 6 सबमरीन डील देने के लिए जर्मनी तैयार हो गया है। वहां से फाइटर जेट के लिए टॉप क्लास इंजन मिलेगा, जो कि हमको अभी हमारा LAC Mark II में उसमें भी काम आएगा, और बाकी जगह भी यूज होगा। उसको मालूम है कि जितनी कैपेबिलिटी से प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा, अभी सबमरीन और भी बना रहे हैं, इवन हमारे मजदौर डॉक में भी यहाँ सबमरीन 5-6 तैयार हो रही हैं। तो हम जानते हैं कि नेवल में हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और हम नेवल को इतना डेवलप करने में लगे हुए हैं, इतने शिप्स और सबमरीन बना रहे हैं कि उनको खतरा है कि कल को
ये जो मलक्का स्टेट से लेकर पूरा इंडियन ओशियन तक इंडिया डोमिनेट करेगा, इस खतरे को देखते हुए चाइना और कुछ नहीं कर सकता, केवल हमको डीमोरलाइज करने के लिए एक स्टेटमेंट कहीं सिंगापुर में या मीटिंग में जारी कर सकता है। वो हमारा मुकाबला आगे आने वाले सालों में हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। हम अपना काम मजबूती के साथ में और प्लानिंग वे में किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब। अशोक मिश्रा जी, आप उस मोर्चे पे भी तैनात रहे जहां आमने सामने जो है दुश्मन देश के जो सैनिक रहते हैं। भारतीय फौज, भारतीय रणबांकुरों की शक्ति का, शौर्य का, गौरव का तो किसी का भी यहां पे प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें चाइना से, तुलना करें चाइना से, तो भारत की फौज के हौसले किस कदर बुलंद है? अगर मैं कहता हूं कि भारत के हौसलों की बात, तो भारत के हौसलों को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। आसपास के ना ही पाकिस्तान ना ही चाइना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जब चाइना ने अटैक किया था 1962 के अंदर, तो वहां पर ठाकुर जसवंत सिंह ने अकेले ही चाइना को 72 घंटे आगे बढ़ने से रोक दिया था, जबकि चाइना के पास में अत्याधुनिक हथियार थे, मशीन गन्स थी, और हमारे पास में उस वक्त हम चूंकि इतने अच्छे नहीं थे, हमारे हथियार इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन हमारे हथियार में 303 बंदूक के होने के बावजूद भी हमने चाइना को आगे से बढ़ने से रोक दिया था। तो हौसले अगर हौसले हैं तो हम बुलंदियों को तुरंत छू सकते हैं। हौसलों की बात अगर हम करते हैं तो आप यूक्रेन का उदाहरण ले सकते हैं। रसिया उससे कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हौसलों के मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन आज 1 साल से ज्यादा हो गया है और हौसलों के दम पर वो यूक्रेन को मात दे रहा है, यूक्रेन रशिया को मात दे रहा है। तो भारत के सैनिक, भारत के जाबाज सैनिक डोकलाम के टाइम जब भी उन्होंने अपने हाथों से ही डंडों से मार मार के चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। हमारा जो सबसे ज्यादा भूटान और सिक्किम का जो हमारा बातचीत हुआ था, समझौता हुआ था सिक्किम के दौरान पे डोकलाम पर, उस वक्त 1984 में जो हमारा समझौता हुआ था उसके हिसाब से कि हमको भूटान के साथ में हमने वहां पर तैनात रहना था, लेकिन हमने एक उनको रेखा खींच दी थी कि इस रेखा से आगे हम नहीं बढ़ने देंगे चीन को। चीन ने जब जब वहां पर बढ़ने की कोशिश किया, वहां पर उसने बसावट भी बना दी, लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिकों ने, आपको पता है कि 2020 में भी हमने उनको अपने हाथों से धकेल करके पीछे कर दिया। हमारा भी नुकसान हुआ, लगभग 20 सैनिक हम भी शहादत हुए, लेकिन हम आगे चल के उनके ऊपर हम हमेशा हावी होते हुए गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सैनिक की जो भावना है अशोक मिश्रा जी, वो आप यहां पे प्रदर्शित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय रणबांकुर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं एक कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी थी, जिसके 1962 में, जिसके लिए हमेशा चीन जो है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है। कर्नल सर, बहुत ही ब्रीफ में, काफी कम समय मेरे पास, ये साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलने की जरूरत अब चीन क्यों महसूस कर रहा है इस वक्त? साइकोलॉजिकल वो अभी खुद वीक हो रहा है। चारों ओर से अभी ना अपने दुश्मन पालोगे तो क्या होगा? दुश्मन तुम्हारी तरफ उंगली करेगा, और ये चाइना के साथ हो रहा है। चाइना ने अपने आसपास कोई फ्रेंड नहीं बनाए, दुश्मन बनाए। देखिए, जब हमारे शुरू में हमने जब इनसे जब नेहरू का टाइम था तो हम बड़े खुश थे। 49 में हमने इनको बहुत अच्छा स्टेटस दिया हुआ था। हमने इनको नेहरू गवर्नमेंट ने इनको पंचशील डॉक्ट्रिन में भी, यूएन में भी सपोर्ट किया। हमने अपना वो जो यूएन का वोटिंग राइट मिला हमको, जो क्या कहते हैं, जो इनको वोटिंग पावर मिलती है ना, 5 कंट्री को मिली हुई है, वीटो पावर, आई एम सो सॉरी, वीटो पावर जो थी वो भी हमने चाइना को दे दी, क्योंकि हमने रिलेशन हम चाहते थे कि अच्छे बने गए। बट जब माओ ये तोंग आए तो माओ ने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, और हम शायद समझने में, या नेहरू गवर्नमेंट समझने में थोड़ा डिले कर गई इसको, और इन्होंने समझा कि यदि इंडिया हमारे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता, पर शायद मोदी या मोदी गवर्नमेंट या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कि पूरे सपोर्ट के साथ में है, उसको ये समझने में गलती कर गए। हमारा देश
हमारे देश के नागरिक पूरे देश के साथ में खड़े हैं, पूरी सेनाओं के साथ खड़े हैं। सेनाओं का मनोबल देश से पैदा होता है, देश के पीछे बड़ी लीडरशिप से पैदा होता है। और मैं ये कहूंगा कि 2019 वाला जो टाइम था वो एक टर्निंग पॉइंट है चाइना के लिए कि देखिए अभी आपने जुर्रत की तो जुर्रत का जवाब आपको उसी तरीके से मिलेगा। और चाइना बता दूं एक पैसा कमाने वाला देश है। इसके पैसे को यदि प्रॉब्लम आ गई, इसके मनी को प्रॉब्लम आ गई तो इसने कुछ नहीं करना, इसने हाथ नहीं लगाना। हमने क्या किया, बिजनेस और बढ़ा दिया इनके साथ में। बिजनेस बढ़ाने से इसकी जरूरत नहीं होती कि हम पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी, हम क्या करेंगे, देश का क्या करेगा, और पता लगा शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ही टॉपर ना हो जाए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि चाइना के साथ हम बिजनेस भी कर रहे हैं पर हम ठोकने के लिए भी उनको तैयार। बिल्कुल, शायद यही डर, भय, खौफ अब चाइनीज के जो दिलो दिमाग पे हावी होने लगा है। और आप आजकल तो भारत में भी जो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे, वो चाइनीज का मेड इन चाइना बोल देते हैं तो समझ में आता है कि भाई ये चाइनीज बम है, फुस्सी बम है। मतलब ये चाइनीज का ये प्रतीक बन गया है कि फुस्सी बम निकलेगा। बिल्कुल सही है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय सेना का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। कर्नल एसपीएस खुराना सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जय हिंद सर। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। अशोक मिश्रा जी, पूर्व सैनिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि एक बार सैनिक कोई बन जाता है तो हमेशा के लिए सैनिक रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। तो जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना जो है अब भारत के साथ माइंड गेम खेलने पे उतर आया है। चाइनीज चेकर सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं। ये वो चाइना के वो जो सैनिक हैं जो बब्बल गम च्युइंगम खा के जो है वहां पे बॉर्डर पे तो आ जाते हैं, उसके बाद भारतीय सेना के लाठी डंडों से जो है खा कर वो उल्टे पैर दौड़ते हैं। चाइना का यही जो तरीका रहा है, कभी भी युद्ध में सीधे तौर पर नहीं आता, हमेशा धोखा करता है। इसलिए चाइनीज मैन को एक धोखे का प्रतीक माना जाता है। हमें सतर्क रहना है सिर्फ चाइना के धोखे से, क्योंकि सिर्फ वो एक धोखेबाज कंट्री है, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार के बारे में सोचता है। उसके लिए कुछ भी कोई नीति नहीं है, उसके लिए कोई भी जो कहा जा सकता है कि ईमान धर्म नहीं है। इस लिहाजा हमें सिर्फ इस बात को लेकर सतर्क रहना है। बाकी जहां तक भारतीय फौज की बात है तो चाइनीज आके दो हाथ करके देख सकते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।